लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडी गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में 19 दिसंबर को होनी है। इसमें 28 प्रमुख दलों के प्रमुख के पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पहले यह बैठक 6 दिसंबर को होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। प्रदेशों के विधानसभा चुनावों के परिणाम जब 3 दिसंबर को आए तो 6 दिसंबर की तिथि बैठक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तय की थी, लेकिन नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे कई नेता उस बैठक में जाने से परहेज किए। नतीजा उनको बैठक स्थगित करनी पड़ी और अब यही बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। तो इस बैठक का परिणाम क्या सामने आएगा? बैठकें होती रहती हैं, लेकिन बैठक का परिणाम अगर सामने नहीं आता और उसमें कुछ भी निर्णय जो लिए जाते हैं उसका अगर अमल नहीं किया जाता तो बैठक मात्र बनकर रह जाती है और उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो क्या इंडी गठबंधन की जो बैठक होगी उसमें कोई खास रणनीति बनेगी भाजपा को पटखनी देने के लिए? लगातार चुनाव जीतने का जिसका बेहतर ट्रैक है जिस नरेंद्र मोदी का, उसका मुकाबला करने के लिए कोई नई रणनीति लेकर कांग्रेस सामने आएगी? इंडी गठबंधन में क्या कुछ होगा, हम इसी मुद्दे पर इस वीडियो में बात करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ वीक कर रहे हैं उपेंद्र कश्यप। राजनीतिक घटनाओं का, राजनीतिक गतिविधियों का विभाग और बारीक विश्लेषण आपको पूरी तरह तटस्थता के साथ इस मंच पर मिलता है। इसीलिए हम बार बार आपसे अपील करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपनी मजबूती हमें प्रदान करें और फिर हम आपकी आवाज को बुलंदी देंगे। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक होनी है, तो कई मुद्दे आ रहे हैं। सीट शेयरिंग पर क्या होगा? क्या इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घोषित होगा? क्या इनका एक बैनर एक झंडा बन जाएगा? और सबसे बड़ी बात कि मुद्दे क्या होंगे? क्या विधानसभा चुनावों में और 2014 और 2019 में जिस तरह से कांग्रेस और अलायंस यानी गैर भाजपाई दलों के मुद्दे पीटे, क्या वही मुद्दे लेकर ये आएंगे? क्या कुछ होगा? क्या इंडी गठबंधन ये तय करेगा कि मोदी हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ जैसे खोखले नारे लगाने से वो परहेज करेगी? क्या यह संभव है? याद करिए, इंदिरा हटाओ का भी इस देश में नारा था और तब इंदिरा कहती थी कि हम बात करते हैं देश से गरीबी हटाओ और देश का विपक्ष कहता है इंदिरा हटाओ। ठीक वही स्थिति मोदी ने पैदा कर दी है। जब मोदी हटाने की बात नारेबाजी ये लोग करते हैं तो वो कहते हैं कि हम देश सुधारने चले हैं, तो इन लोग मोदी हटाने की बात करते हैं। सवाल यह है कि किसी व्यक्ति को सत्ता से हटाने का ऐलान करना क्या उचित है लोकतंत्र में? आप पार्टी की राजनीति करते हैं और एक व्यक्ति पर आप चुनाव को केंद्रित करते हैं, तो उस व्यक्ति के जाल में आप फंसते चले जाते हैं। जैसे तब विपक्ष इंदिरा की जाल में फंस गया था, आज का विपक्ष मोदी के जाल में फंसा हुआ है। आप जब मोदी हटाने की बात करते हैं तो जनता को यह अपील नहीं करता मुद्दा, क्योंकि उसे पता है, वो पूछना चाहती है जनता, समझना चाहती है जनता कि मोदी को अगर आप हटाते हो तो लाओगे किसे? कौन मोदी के बराबर का या मोदी से बेहतर का कद है, जरा उसका नाम बता दो। आप नाम नहीं बताते। आप प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है उनको सामने नहीं लाते। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये आप नहीं बताते। मोदी से अगला बेहतर होगा इसका कोई रोड मैप आप नहीं बताते। तो मोदी को लेकर के जो आक्रामकता है, आप याद करिए, अगर गुजरात से हम शुरू करते हैं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से यह बात आ रही है कि आप मोदी को जितना गाली देंगे, मोदी का जितना व्यक्तिगत विरोध करेंगे, जितना व्यक्तिगत आक्षेप लगाएंगे, मोदी की ताकत उतनी ही बढ़ती जा रही है और वो ताकतवर बन के उभर रहे हैं। तो क्या इंडी गठबंधन ये तय कर लेगा दिल्ली की बैठक में कि मोदी हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ जैसे नारेबाजी वो नहीं करेगी? आप एक धारणा बनाते हैं, जनता को भ्रमित करने का काम लगातार कर रहे हैं कि मोदी से लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। मोदी अगर तीसरी बार चुनाव जीत कर आ जाएंगे तो इस देश में चुनाव नहीं होगा। इस बात पर देश की जनता कैसे विश्वास कर लेगी? और यही हो रहा है। इंडी गठबंधन को ये रास्ता तय करना होगा एकदम ब्लैक एंड व्हाइट की तरह, पूरी तरह क्लियर कट, कि मोदी हटाने पर उसको कायम रहना है या कुछ नया मुद्दा लेकर आना है। दूसरी बात है कि सीट शेयरिंग का अगर आप मुद्दा उठाते हैं तो समाजवादी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि हम 65 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के अजय राय कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश का मुद्दा आपके सामने है।
नीतीश कुमार कह चुके हैं कि कांग्रेस को बहुत रुचि नहीं है। जो बात शायद नीतीश कहना नहीं चाहते होंगे वो बात वो कहने के लिए मजबूर कर दिए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में व्यस्त रहे, उसको कोई मतलब नहीं है, वो समय नहीं दे रहे। जबकि नीतीश कुमार ने जो एक छतरी खड़ा की थी गठबंधन का, जो ख्वाब दिखलाया था, वो 3 बैठक तक सीमित रह गई। उसमें भी चौथी बैठक स्थगित करके फिर चौथी बैठक की तिथि तय कर दी गई। तो कोई उनका चेहरा नहीं है। क्या यह संभव है इस देश में कि विपक्ष के सामने जो प्रत्याशी खड़ा होगा भाजपा का या एनडीए का, उसके बरक्स विपक्ष इंडी गठबंधन से एक प्रत्याशी खड़ा करने में कामयाब रहे? तमाम दलों के वैचारिक मतभेद हैं, अपने अपने स्वार्थ हैं, अपने अपने निहित स्वार्थ हैं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं का टकराव है, अपने अपने हितों का टकराव है। ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग का मुद्दा बड़ा जबरदस्त है और कैसे इसे सेट कर पाएगा विपक्ष, ये बड़ी चुनौती होगी। याद करिए, जब राहुल गली गली घूम रहे थे, अडानी और नरेंद्र मोदी के संबंधों को चर्चा में ला रहे थे कि सारा पैसा अडानी के खाते में चला जा रहा है देश का, तब भी ममता बनर्जी ने विरोध किया था कि आप अडानी का नाम इस तरह से मत लीजिए। लेकिन कांग्रेस है कि सुधरती नहीं, वो अडानी अडानी अडानी, पता नहीं उनको एक ही कैसेट बजाने का रोक लग गया है। ममता बनर्जी नाराज थी और देख लीजिए हश्र क्या हुआ, किसी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उस मुद्दे का कोई लाभ नहीं मिला। तो सीट शेयरिंग को लेकर अपने अपने टकराव है, आर्थिक हितों का टकराव है, राजनीतिक हितों का टकराव है, महत्वाकांक्षाओं का टकराव है। 28 दल हैं और 28 तरह के टकराव हैं, तो इनको साधना कैसे संभव होगा? आज कांग्रेस उस हैसियत में नहीं है कि ये राजनीतिक दलों को दबाव मिला सके कि आपको हम इतनी ही सीट देंगे। याद करिए कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद यादव ने बिहार में क्या किया था, उठाकर उचंती की तरह कुछ सीट दे देती है राजद और वो चुनाव लड़ती है कांग्रेस। बार बार इंडी गठबंधन के सहयोगी कह रहे हैं कि जो जिस प्रदेश में मजबूत है उसके नेतृत्व में वहां कांग्रेस चुनाव लड़े। तो 28 दल है और लगता है कि 12, 13, 14 स्टेट में इन 28 का प्रभुत्व है। तो कांग्रेस क्या 200 सीट लड़ पाएगी? उस स्थिति में उत्तर प्रदेश में 10-15 सीट, बिहार में 2, 4, 5 सीट, तो फिर कांग्रेस ख्वाब देखना बंद कर देगी कि वो सत्ता भी आ सकती है और उसका प्रधानमंत्री भी हो सकता है। तो सीट शेयरिंग एक जबरदस्त मुद्दा है, जहां इस बैठक में कोई रणनीति बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वह रणनीति क्या होगी और कितना कामयाब होगी, उस पर कितनी सहमति सबकी बनती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तीसरा मुद्दा है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। इंडी गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा? अभी तक इंडी गठबंधन के दलों का जो कार्ड चला जा रहा है, चुनावी कार्ड, जाति का कार्ड, ओबीसी का कार्ड, दलित का कार्ड, महादलित का कार्ड, आदिवासी कार्ड, ये तो नहीं चला। जाति जनगणना का कार्ड इनका नहीं चला। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार का मुद्दा इनका नहीं चल रहा है। तो ये कौन से मुद्दे पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस 28 दल में ऐसे दल हैं जो सुबह सुबह मंदिर जाकर पूजा करते हैं, ब्राह्मण से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, देवता पूजते हैं और फिर सनातन को गलियाते हैं। इन 28 दलों में ऐसे दल हैं जिनका सोते हुए और जगते हुए बस एक ही राग है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट। इनको दूसरी जाति का, धर्म का वोट चाहिए नहीं, तो धर्म का कार्ड भी इनका नहीं चल रहा। तो ये आखिर कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर जनता के बीच आएंगे? क्या 19 दिसंबर की बैठक में ये तय हो जाएगा? यदि आप 19 दिसंबर में भी तय नहीं कर पाते हैं बैठक में कि आपका झंडा क्या होगा, आपका निशान क्या होगा, आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होंगे, आपका नेता कौन होगा, आप कितनी कितनी सीटों पर कहां कहां कौन लड़ेगा, यह भी तय नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी कठिन चुनौती मिलने जा रही है बीजेपी की तरफ से और डगर आसान नहीं होगा। इस देश में लोकतंत्र तभी मजबूत है जब विपक्ष भी मजबूत हो। तानाशाही नहीं आनी चाहिए और कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति अगर लगातार सफल होगा तो उसमें तानाशाही के गुण भी दिखने लगेंगे। तो देश के लिए जरूरी है कि मजबूत विपक्ष हो और मजबूत विपक्ष के लिए आवश्यक है कि वो अनावश्यक मुद्दे न उठाए। उन्हें सही मुद्दों का चयन करना होगा, सही बात करनी होगी,
सिर्फ तुष्टीकरण की अगर राजनीति करेंगे तो शायद भाजपा का मुकाबला विपक्ष नहीं कर पाएगा। पहले ए.के. एंटनी ने कांग्रेस को जिताया। इन विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जब कही कि ये सनातन का श्राप कांग्रेस को ले डूबा, तो कांग्रेस का ही नेता कन्हैया कुमार खड़ा होते हैं और प्रमोद कृष्णन जैसे आचार्य के लिए अपशब्द का इस्तेमाल अपने ट्विटर हैंडल पर करते हैं। तो कांग्रेस कहां खड़ी है, आपको पूरी तरह लाइन क्लियर करना होगा। बीजेपी का लाइन स्पष्ट है कि हमको तुष्टीकरण नहीं करना है, वो मंदिर मंदिर जाएंगे, द्वारे द्वारे जाएंगे, लेकिन आप दोनों तरफ साधने के चक्कर में किसी को साध नहीं पा रहा है विपक्ष। तो 19 दिसंबर को नजर रखिए कि बैठक में क्या कुछ होगा। जो कुछ होगा हम फिर वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे कि जो निर्णय क्या लिया गया और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कितना भाजपा के मुकाबले या एनडीए के मुकाबले खड़ा होगा इनका निर्णय, यह हम उस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। जय हिंद। एक अपील, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए ताकि आपकी आवाज को फोर्थ व्यूज बुलंदी से उठा सके। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर